नमस्कार। YouTube चैनल एस एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो बहुत अच्छी तैयारी करके इस सब्जेक्ट में ए प्लस ग्रेड लाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ए प्लस ग्रेड ना लाना चाहे, लेकिन याद रखें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर मेरे वीडियोस को क्रमानुसार देखेंगे, हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, डिफिकल्टी मुझसे सॉल्व करवाएंगे, तो आप ऐसा कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। यूनिट 3B वीडियो नंबर 2। यूनिट 3B जो है वो ये है, पूरी पॉइंट्स उसके 8 पॉइंट थे यूनिट 3B के अंदर, जिसमें ये यूनिट पूरी हो रही थी। इनमें से 4 पॉइंट मैंने आपको 3B के वीडियो नंबर 1 में समझा दिए थे। वो 4 पॉइंट ये थे: इक्वेशंस ऑफ एक्सेस, equations of lines parallel to axis, slope of a line, and equation of a line in slope and intercept form। ये 4 हम समझ चुके थे। अब आज इस वीडियो में बाकी जो बचे हुए 4 पॉइंट्स है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां समझेंगे। 5वां क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। 6वां क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। 7वां क्या है? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट आपको दे रखा होगा जिससे कोई लाइन पास होती है, उस लाइन का स्लोप भी दे रखा होगा, और एक 2 पॉइंट फॉर्म। तो 5वां करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बस ये दो ए और बी जो ना इंटरसेप्ट है। ए इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एट एक्स एक्सिस, बल्कि एट नहीं कहना चाहिए, इसको ऑन कहना चाहिए, ऑन एक्स एक्सिस। बी इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन वाई एक्सिस। अगर आपको उस लाइन के एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता हो, अंतः खंड पता हो, तो आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। मैं समझाना चाहूंगा इंटरसेप्ट के बारे में। ये लाइन देखिए आप, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्स पर इंटरसेप्ट है। अगर मैं कहूँ एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट जो 3 है और वाई पर इंटरसेप्ट 2 है, दोनों चूंकि पॉजिटिव है ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6, तो 6 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 3 6, 3y इज इक्वल टू 6। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। मान लीजिए ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटे छोटे आपको, फिर इसको प्रूव भी करूंगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी x और y दोनों प्लस में है। अब x तो लेते हैं माइनस में, y लेते हैं प्लस में। मान लो ये लाइन होती और ये इंटरसेप्ट मान लीजिए 4 होता और ये 2 होता। इस बार चूंकि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेफ्ट साइड में है ना, तो a की वैल्यू 4 नहीं होगी, -4 होगी, क्योंकि ओरिजिन के इधर है। b तो चूंकि ऊपर ही है तो प्लस ही होगा। नो, व्हाट इज द लाइन? x अपॉन a यानी कि x अपॉन -4 प्लस y अपॉन b यानी y अपॉन 2 इज इक्वल टू। बस आपको a और b पता होने चाहिए। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, 4 कट जाएगा। x अपॉन -1 4 से गुणा करेंगे, 2y इज इक्वल टू 4। x बटा -1 होता है -x प्लस y और प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सबको तो ले जाओ,
माइनस एक्स का प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस 2y का माइनस 2y बन जाएगा, वो तो पहले से प्लस ही है, बराबर 0। ये आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ऐसा है, ये देखिए इस बार ये लाइन है, इसका इंटरसेप्ट अभी भी माइनस है, इधर भी माइनस है, मान लीजिए ये 2 है और ये भी 2 है, इसका मतलब इस बार a की वैल्यू कितनी है, -2, और b की भी कितनी है, -2। इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो इस बार, चलो इस बार -2 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, -2 से। तो जब x अपॉन -2 को गुणा करेंगे -2 से तो प्लस x रह जाएगा, y अपॉन -2 को गुणा करेंगे -2 से तो प्लस y रह जाएगा, और एक को गुणा करेंगे -2 से तो -2 हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये लाइन बन गई। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके हर बात को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात कह रहा था मैं, मुझे हालांकि ये 4 पॉइंट समझा देने थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है जो मैं आपको बताना भूल गया इसके पिछले वीडियो में। एक इसमें और भी आता है, वो जो होती है वो होती है जनरल फॉर्म। यहाँ लिख देता हूँ नम्मा, किसी लाइन की जनरल फॉर्म, इसे कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप, और व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये अलग अलग केसेस हैं और ये इन सब का मिला जुला रूप है, ये व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है ये। हम इस जनरल फॉर्म को, ये जो केस है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो अलग केसेस हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फॉर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ये जो 3 है, चौथा, 5 और छठा, इन तीनों केसेस को हम इसमें तो कन्वर्ट अभी कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको आंसर दिया था, ये हम जो आंसर दे रहे हैं ना, वो आपको जनरल फॉर्म में दे रहे हैं। ये भी जनरल फॉर्म है, ये भी जनरल फॉर्म है, वो भी जनरल फॉर्म है, हम आपको जनरल फॉर्म में ही आंसर दे रहे हैं। लेकिन हमें कई बार ये कहा जा सकता है कि जनरल फॉर्म को आप कन्वर्ट कीजिए किनमें, ये जो 3 फॉर्म बताई मैंने आपको, एक तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, एक x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में, और एक परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो आपको मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो संभवतः और बनेगा इस चैप्टर का, तभी पूरा हो पाएगा। अब देखिए और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए ये लाइन, इस बार देखिए ये इंटरसेप्ट मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 3 है, तो ये तो उधर है ना, तो ए तो प्लस में 5 हो गया, बी देखो नीचे है तो -3 हो गया। अब क्या होगी इक्वेशन, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन 5, वाई अपॉन बी वाई अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। अब 5 और 3 का एसएम कितना होता है, 15, तो 15 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, गुणा करेंगे 15 से तो 5 3 15 3x, 15 गुणा करेंगे तो 3 5 15, लेकिन प्लस बटा माइनस माइनस होता है, 5y इज इक्वल टू 15, यानी कि 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म में आंसर दिया मैंने आपको। ये मैंने आपको ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि ए और बी दोनों प्लस में हो, ए माइनस में हो बी प्लस में हो, ए माइनस में हो बी भी माइनस में हो, और ए प्लस में हो और बी माइनस में हो। अब मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा मैं प्रूव करके बताऊं ये आया कहां से, ये फॉर्म कैसे बनेगी। बहुत आसान है, सीख लेना चाहिए।
टू प्रूव x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव कर रहा हूं। देखिए प्रूव करने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन खींच देते हैं और उस पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ये ए, ये बी, ये ओ। अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट से डालेंगे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर और एक डालेंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर। इस तरह से अब देखिएगा ये फॉर्म हमको लेके आनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक हम ये करेंगे, ओ को पी से मिला देंगे। अब आप देखिएगा एक तो ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला दिख रहा है आपको, और एक ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये वाला। ये दो छोटे ट्रायंगल है, एक तो ये ये पी ओ बी और एक ये पी ओ ए और एक है ए ओ बी। आप अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी, एओपी ट्रायंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल बीओपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अगर हम इन दो ट्रायंगल को ऐड करें, ये वाला और ये वाला, तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये है ए, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वो एक हमने ए का हुआ है, और जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ओ बी है वो बी है, तो ये आपका बी है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। एक्चुअली हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी होती है ना, उसमें कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान ले। ये पॉइंट जरूर नहीं यहाँ, ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते थे। अब अगर इसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है तो डेफिनेटली ये एक्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये वाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये अच्छा, ये अगर एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं ट्राइंगल पीओए की बात करूं या एओपी की बात करूं, तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। ये देखो राइट एंगल है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, बीओपी की बात करूं, तो ये इसका बेस है बी और ये इसकी हाइट है, क्योंकि राइट एंगल बना है, डाला परपेंडिकुलर। और अगर मैं ट्राइंगल एओबी की बात करूं, ये पूरा बड़ा वाला, ये इसका बेस है ए और ये हाइट है बी। बहुत सिंपल हो गया ना। तो पहले इस ट्राइंगल एरिया लेते हैं एओपी का। ए ओ पी, हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट वाई। तो इसका लेते हैं हाफ बेस बी हाइट एक्स, इसका लेते हैं हाफ बेस ए हाइट बी। बहुत सिंपल है। मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बॉक्स में लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। अब आप देख रहे हाफ सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दें, हाफ हट जाएगा। तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। नो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय ए बी, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करने पर, तो देखिए ए वाई अपॉन ए बी
प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। यहाँ ए से कट जाएगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा, यहाँ ए बी से बी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, वाई अपॉन बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। और फाइनली हम जोड़े ना कुछ भी तो एक्स अपॉन ए पहले लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने लाइन की इक्वेशन प्रूव कर दी आपके लिए। हालांकि एग्जाम में प्रूव करने को नहीं आएगा, लेकिन बहुत सिंपल थी तो मैं सोचा कर दूं उसको मैं, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बताया है ताकि आपको अगर दोनों इंटरसेप्ट दे दें तो आपको इक्वेशन बनानी आ जाए। ये नंबर 5 हो गए। अब नंबर 6 लेते हैं। अब नंबर 6 लेते हैं। नंबर 6 जो है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म, लंब रूप। इसकी इक्वेशन ये होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये आप याद कर लें, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन ये हमने अभी लिखी है, ये वाली। इसमें एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी में पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स के अंदर हैं पी और अल्फा। देखिए बाकी एक्स वाई तो इक्वेशन में हमेशा आते ही हैं। अगर हम ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस पर एक काटती है लाइन ए पर, वाई पर काटती है बी पर। हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन पर डालेंगे परपेंडिकुलर। इसको चलो हमने ओ एम कह दिया। अब देखिएगा कि अल्फा क्या है, पी क्या है। ये जो हमने डाला है परपेंडिकुलर, इसकी जो लेंथ है वही पी होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पी जो है हमारा इसमें है पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो पी है ना, ये ओ एम है। आपने ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर। अब रही बात अल्फा क्या है, ये दो हमारे वेरिएबल हैं पी और अल्फा। पी समझा दिया मैंने, नो अल्फा। ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ओ से इस लाइन पर ओ एम, इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल अल्फा कहलाता है। दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ ओ एम फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस प्रकार से अल्फा तय कर लें और पी तय कर लें और दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल। जैसे पहले समझाते ना, इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सपोज आपसे कहा जाए
ये है, ये डाला परपेंडिकुलर, और इसकी लंबाई जो है मान लीजिए 5 है, और ये एंगल जो है ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है मान लीजिए। ये जो डाला ना आपने परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर, उसकी लंबाई तो 5 यूनिट है और एंगल ये 60 डिग्री है। इसका मतलब पी कितना हो गया 5, अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। ये दोनों वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो लाइन क्या हो जाएगी, x cos 60 प्लस y sin 60, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p कितना है 5। cos 60 कितना होता है 1/2, तो x इंटू 1/2 यानी कि x/2। sin 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो √3y/2 इज इक्वल टू 5। पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो x प्लस √3y इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस √3y माइनस 10। आंसर हमेशा जनरल फॉर्म में देते हैं, यानी कि व्यापक रूप में देते हैं। अब समझ में आएगा ना, ये एंगल पता है और ये पता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि ये लाइन है, ये डाला परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है OM, जिसे हम P कहते हैं, ये मान लीजिए 7 है, ये 7 है, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया है, ये एंगल मान लीजिए आपको कह दिया 30 डिग्री है। ध्यान देना, ये एंगल 30 दे रखा है, हमने एंगल 30 दिया है इस परपेंडिकुलर का y एक्सिस से, और y एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन, देखो ये y की पॉजिटिव है, ये y की नेगेटिव है, तो जो y एक्सिस है ना, देखिए समझिएगा, ये होता है x, ये होता है x डैश, x का मतलब पॉजिटिव, x डैश का मतलब नेगेटिव, ये y का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस की, और ये y डैश नेगेटिव, तो वो y डैश एंगल बन रहा है, यानी कि y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से, वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। पर हमारा तो नियम दूसरा होता है। हमने जो फॉर्मूला बताया उसमें क्या कहा था कि जो परपेंडिकुलर है ना, उसका एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हमें तो मतलब इस बात से है, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है, ये है परपेंडिकुलर, हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला, ये अल्फा होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, इस बार अल्फा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो भाई, 90 90 90 कितना हो गया 270, 30 जोड़ दो। एक्चुअली ये 90 90 90 270 हो गया ना, और प्लस 30, तो बताओ ये 300 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब आप एक काम करें, क्यों हमको साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना पड़ते हैं, तो पहले आप साइन 300 निकाल रहे हैं। साइन 300 कितना होता है, साइन 360 माइनस 60, और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60, तो माइनस √3/2। अब निकाल दो cos 300 डिग्री, cos 360 माइनस 60 होता है 300, और cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 60, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और cos 60 होता है 1/2। अब इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या हमारा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यही तो है। तो x cos अल्फा कितना आया था, माइनस का √3/2, sin अल्फा कितना आया था, ओ सॉरी सॉरी, हमने जरा गलती कर दिया,
अब ओवर राइटिंग कभी करनी चाहिए इसको पूरा। ये काम जो मैं आप भी एग्जाम ऐसे करें भाई आप लोग, इसमें पूरा काट देना, बॉक्स बना के अच्छे से काट दिया, आप इसको अच्छे से काटे बजाय इसकी ओवर राइटिंग करने के। एक्स कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा ये है भाई 1/2 प्लस वाई साइन अल्फा वो है -√3/2 इजिकल टू पी। पी आपको दे रखा है ये ओ एम जो कि था 7। नीचे देखिए 2 आ रहा है एलसीएम, 2 से गुणा कर दो तो एक्स ये माइनस है -√3y इजिकल टू 7 दूनी 14, यानी कि x -√3y -14 बराबर 0। ये आंसर आ गया। देखिए कितने अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ हर चीज को। आप विश्वास करें अगर मेरी थ्योरी आप समझ लेंगे और जो समझा रहा हूँ एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी सवाल कर पाएंगे किताब का, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये मैंने दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेता हूँ, तो करना चाहिए फॉर्मूले को, डेफिनेटली भी कर लेते हैं। देखिए प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करना बड़ा आसान है। ये एंगल अल्फा है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको प्रूव करनी है, एक्स अपॉन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये मैंने डाला है। अच्छा ये ए पे काटता है, ये बी पे काटता है, और इसको हम चलो कुछ समय के लिए एम मान लेते हैं। आप जानते हैं ना ये ए होता है, आप ये भी जानते हैं इसको बी कहते हैं। अरे भाई इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी उसी को काम में लेंगे हम ये पी है। अब देखिए ये दो ट्राइंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये तो एंगल अल्फा है ही आपके लिए, ये राइट एंगल है। अच्छा अगर ये एंगल अल्फा है, कौन सा, ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 90 एंगल है। अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये चूंकि 90 है तो ये वापस ये एंगल अल्फा हो जाएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है तो 30 हो जाएगा, और हो चूंकि 90 है तो वापस से 60 हो जाएगा। ये है। अब मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल अलग से, एक तो ये ट्राइंगल लूंगा नंबर 1, फिर ये ट्राइंगल लूंगा नंबर 2। पहले ये ट्राइंगल लेता हूँ नंबर 1, ध्यान दीजिएगा ये नंबर 1 ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। ये बी, ये ओ, ओ एम, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये आपका देखो बी है, ये बी है, ये एंगल अल्फा है। अब देखिएगा अगर हम इसको माने एक्यूट एंगल न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। हमें पी और बी को आपस में जोड़ना है, तो बी तो आता है इसका हाइपोटेन्यूज और पी आता है इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। अब जानते हैं पी अपॉन बी, पी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा। यही समझो साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, क्योंकि साइन अल्फा होता है लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्यूट एंगल के सामने होता है, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने होता है। तो इससे बताइए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू पी हुआ कि नहीं हुआ।
तो b इज इक्वल टू p अपॉन साइन अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। b की वैल्यू आ गई। अब मैं ये ट्राइंगल नंबर 2 ले रहा हूं, नंबर 2 ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये एम है, ये ओ है, और ये ए है, ये एन, और ये दूरी स्मॉल ए है, हमने बता रखी आपको, और ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये एंगल तो खैर अल्फा है ही। इस बार ए तो है कर्ण, यानी राइट एंगल के सामने, ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने एम है, एम से कोई मतलब नहीं है। हालांकि अल्फा के सामने होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो बच गया वो क्या होगा? बेस, आधार। तो इस बार ये पी आधार है इसका, वहां तो पी लंब था और यहाँ पी आधार है, और आप जानते हैं आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है, कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए, वहां अल्फा के सामने पी था इसलिए वो परपेंडिकुलर था, ये अल्फा के सामने पी नहीं है, बचा हुआ है पी, वो बेस हो जाएगा। तो बताइए P इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? तो A इज इक्वल टू P अपॉन कॉस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। हमने B भी निकाल दिया, हमने A भी निकाल दिया। अब हम जानते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है ना। यहाँ आपको ए और बी की वैल्यू रख दी है। ए की वैल्यू कितनी है? पी अपॉन कॉस अल्फा, पी अपॉन कॉस अल्फा। बी की वैल्यू क्या है? पी अपॉन साइन अल्फा। इज इक्वल टू 1। ये कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को पी से गुणा कर दो, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये मैं प्रूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में नॉर्मली नहीं आते हैं, और चांस इनके लगते नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो होती है कि कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जहां कंसेप्ट क्लियर करने की बात होगी वहां मैं ऐसे फॉर्मूले जरूर प्रूव करूंगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, और बहुत सारे सवाल इस बेस पे हो जाते हैं। तो ये आपको हमने ये वाली फॉर्म भी करा दी। कौन सी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, लंब रूप में किसी रेखा के समीकरण। अब हम करेंगे वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, या सिंपली इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। सातवां, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए, इफ ए लाइन passes through, if a line, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, if a line passes through a point x1 y1 and slope of the line is m, then its equation will be, यानी किसी रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो कि इस पॉइंट से तो पास होती है और जिसका स्लोप m है। If a line passes through a point x1 y1 and slope of the line is m, then its equation will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। बड़ा, और ये तो बहुत ज्यादा काम आएगी आपको, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपके ना केवल अभी मैथ्स के अंदर, बल्कि आगे आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे, बड़ी मतलब आपको जब थर्ड सेम फोर्थ सेम, उसमें भी कभी जरूरत पड़ेगी किसी चीज के एनालिसिस के अंदर। तो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। वो ये बताइए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता ही नहीं होता है। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ना। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये उस लाइन की समीकरण है जिसका स्लोप पता है, जो वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटती है वो दे रखा है। हमें इस सी को गायब करना है। क्यों? हम अब जो ये अभी में जो मैंने इक्वेशन लिखी ना, ये वाले, ये वाले, इसमें कहीं आपको सी नजर नहीं आ रहा है। पॉइंट x1 y1 है और m है। अब क्या है कि ये लाइन x1 y1 से पास हो रही है। क्या होता है कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो वो बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स है उस रेखा की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लिख देते हैं, सिंस लाइन 1 passes through x1 y1 implies, यानी y को y1 लिख देंगे, x को x1 लिख देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट से पास होती है, ये लाइन इस इक्वेशन से पास होती है, तो y को y1 लिख सकते हैं और x को x1 लिख सकते हैं प्लस सी। ओके। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे वो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, लाइन की इक्वेशन को। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से 2 को सेपरेट करेंगे। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर ये सिंबल मेरा 1 माइनस 2। देखिए, जब दो समीकरणों को घटाते मतलब क्या? एलएचएस में से एलएचएस घटाओ, आरएचएस में से आरएचएस घटाओ। तो y में से y1 घटाएंगे तो y माइनस y1, और आरएचएस में आरएचएस घटाएंगे तो एम एक्स में से एम एक्स वन घटाएंगे तो एम कॉमन आ जाएगा और x माइनस x1 बच जाएगा, और सी में सी घटाएगा तो सी माइनस ये कट जाएगा। तो बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ? ये रोज प्रूव हो गई। कितनी आसान है। मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ छोटा सा एग्जांपल लेके। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपसे कह दिया कि कोई लाइन x1 y1 से पास होती है, ठीक है, और जो x1 y1 पॉइंट है वो -2,7 है, यानी -2 पॉइंट से पास होती है, और उस लाइन का जो स्लोप है m वो 1/3 है। दे दिया आपको। बताओ लाइन क्या होगी? स्लोप दे रखा आपको। लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फॉर्मूला ये y माइनस y1 कितना है? 7। ये x1 y1 इज इक्वल टू m कितना है? 1/3 इंटू एक्स माइनस x1। x1 कितना है? -2। तो ये x माइनस x1 है तो x प्लस 2 हो जाएगा ना। और भाई x में से घटाएंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब क्या करेंगे? अब आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा पूरी समीकरण। देखो अपॉन 3 आ रहा है ना, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो तो 3 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 3 कट जाएगा x प्लस 2। इसका मतलब 3y माइनस 3 × 7 = 21 बराबर x प्लस 2। अब ये इसके बराबर कहो या वो इसके बराबर को, एक ही बात है। मैं अगर a बराबर b कहूं या b बराबर a कहूं, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम हमेशा x को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो मैंने ये इसके बराबर कहूं या वो इसके बराबर कहूं, तो मैंने x प्लस 2 बराबर ये कह दिया। अब सबको इधर लेके आ जाओ, तो x प्लस 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, -21 से जाके +21 हो जाएगा, तो 2 मिलकर 23 हो जाएगा, ये बराबर 0। ये लो जी, आंसर आ गया।
बहुत सिंपल है। अब लास्ट में लेते हैं अपन, इस वीडियो का लास्ट ले रहा हूं मैं, इस वीडियो का लास्ट, द्विबिंदु रूप 2 पॉइंट फॉर्म। फिर व्यापक फॉर्म बड़ा है, ये मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। द्विबिंदु रूप यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट एक्चुअली 2 पॉइंट फॉर्म जो है ये 1 पॉइंट फॉर्म की तरह ही है। अभी जो किया है ना वैसे ही है, बस मामूली चेंज है। देखिएगा ये ए भी 2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। आपको दे दिया है कि इन 2 पॉइंट से लाइन गुजरती, बताए इसकी इक्वेशन क्या होगी। इतनी सी बात है ना। अब ये लाइन जो आप देख रहे हो जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका? और भाई जब आपको मैंने स्लोप समझा था पिछले वीडियो में, याद करो एम का फॉर्मूला बताया था मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया था ना। हाँ, निकल गया स्लोप उस लाइन का जो इन 2 पॉइंट से गुजरती है। अब ये वाला ये लगा देंगे। अब आप चाहे इस पॉइंट से करो चाहे उस पॉइंट से करो, भाई ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है, इसका स्लोप भी है, या ये पॉइंट उस पॉइंट से गुजरती है, इसका स्लोप भी है। अब हम लगा सकते हैं अभी जो पढ़ा है वो वाला। नाउ अगर x1 y1 से गुजरती है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अभी मैंने m निकाला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी निकाला था, इंटू x माइनस x1। या आप ये भी कह सकते हो अगर x2 y2 से पास होती है तो y माइनस y2 इज इक्वल टू m, जो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। आप देखेंगे कि इससे या इससे किसी से निकालो सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके बता दूं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ये और एक ये। ये पॉइंट मान लीजिए -1 3 है और ये पॉइंट मान लीजिए 4 और 7 है। ठीक है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। मैं पहले क्या करूंगा, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा भाई। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस -1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा वो, साथ में दिन के 4 बटा 4 1 5, स्लो हो गया 4 बटा 5 हो गया। अब देखो अभी जो आपको मैंने बताई थी 1 पॉइंट एंड स्लो फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये x1 y1 है तो आप लगा सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी जो सिखाया मैंने आपको, y1 कितना है 3, m कितना है 4/5, x माइनस x1 कितना है -1, तो वो +1 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दो पूरी समीकरण को, तो 5y माइनस 15 बराबर 4x प्लस 4। 4x, ये 5y को ले जाओ तो माइनस का 5y हो जाएगा, और ये उसको ले जाओ प्लस हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएंगे बराबर 0। ये लो आंसर आई, इट इज आंसर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लाइन आप देख रहे हो जो -1 से गुजरती है, 4 7 से भी तो गुजरती है। अभी आपने इस फॉर्मूले से किया ना, अब मैं इससे भी कर सकता हूँ, और मैं y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x2 से भी कर सकता हूँ। y माइनस, देखिए ये x2 y2 कितना है 7, m कितना है 4/5 इंटू एक्स माइनस x2।
x माइनस x2 कितना है, ये देखिए x2/2 4 7 x2 है 4, पूरी संख्या को 5 से गुणा कर दो, 5y माइनस 5 7 35 बराबर 4x माइनस 16। ये 5 उधर ले जाओ तो 4x तो पहले से उधर प्लस ही है, ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 35 जाएंगे उधर तो प्लस 35 बन जाएंगे, और माइनस 16 पहले से ही है, तो 35 में 16 घटाओ 19 बचेंगे। भाई 35 प्लस क्या हो जाएगा ना, 35 माइनस 16 19 ही होता है, बराबर 0। अब देखिएगा ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखो ये सेम है ना। मुझे आशा है कि ये बहुत अच्छे से आपने हर चीज समझ ली होगी। देखिए मैंने इससे किया मैंने कहा ना सेम आंसर आएगा, ये देखो मैंने बता दिया सेम आ रहा है आंसर। तो ये मैंने आपको सारे आज पॉइंट समझा दिए, यानी इस वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म समझाया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म समझाया, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म समझाया, एंड 2 पॉइंट फॉर्म समझाया। अब एक और बचा है जनरल फॉर्म, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस पे सवाल कभी आ सकते हैं तो समझाना जरूरी है। वैसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई सी फॉर्म हो, आंसर हमेशा जनरल फॉर्म में दी, देखो आंसर में सारे आपको जनरल फॉर्म में देके जा रहा हूँ आपको। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप इसको समझेंगे, बार बार पढ़ पढ़ के, देख देख के, सुन सुन के अपने नोट्स बनाएंगे, और कोई समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।